कहानी फैजल की जुबानी। पावर और पैसा, हर एक इंसान इसी दोनों के पीछे भागते हैं। लोग किसी को भी मार सकते हैं उसके लिए। आखिर यह दोनों चीज क्यों महत्वपूर्ण है? जिंदगी में बस पावर, पैसे, नाम कमाना और एक लग्जरी जिंदगी गुजारनी है, अच्छा दिखना है। मेरे पास सब कुछ था जिसका कोई सपना देख सकता था। लोग सोचते हैं मेरी जिंदगी परफेक्ट है, सबको मेरी जैसी जिंदगी चाहिए, पर मुझे हकीकत मालूम है। मुझे एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए जिसमें मैं अपने परिवार के साथ रह सकूं। पर मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मेरा बॉडीगार्ड आया, सर जाने का वक्त हो गया है। आज रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, इसलिए हमने दूसरा रास्ता लिया। मेरे गार्ड के 2 कार थे और मेरे कार में मैं, जैक और ड्राइवर थे। आज सड़कों को बहुत अच्छे से सजाया गया था। मैंने देखा कुछ लोग आपस में इकट्ठा हुए हैं एक पेड़ के सामने, और किसी चीज ने मेरा ध्यान खींचा। मैं ड्राइवर को कहा कि गाड़ी रोको। एक लड़की, बहुत ही मासूम और खूबसूरत, जैसे कि अप्सरा, कार से निकलकर उसे अच्छे से देखने लगा। उसके बाल कमर तक थे, पूरे बाजू में क्रीम टॉप पहनी थी और लाइट पिंक कलर की स्कर्ट। किसी चीज को देखकर मुस्कुरा रही थी जो कि पेड़ की ओर था, और मैं उधर देखने लगा। देखा 2 लोग सांता क्लॉज की कॉस्ट्यूम पहनकर वहां डांस कर रहे थे और वह किसी बच्चे की तरह उसे देख रही थी। पहली बार किसी लड़की को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। उस लड़की ने मेरा ध्यान क्यों खींचा? मैंने देखा 2 लड़के दूर से खड़े होकर उसे देख रहे थे। समझ आया उनके इरादे नेक नहीं है। मैंने 2 कदम आगे लिया और मेरे बॉडीगार्ड आगे आने लगे और उन लोगों को वहां से हटा दिया। मुझे पता है यह उन लड़कों को अच्छा सबक सिखाएंगे। मेरे गार्ड्स ने यह भी देखा कि मैं उस लड़की को देख रहा हूँ। वह अवाक होंगे क्योंकि पहली बार मैं किसी को चेकआउट कर रहा था। लड़कियां खुद को मेरे सामने गिरा देती है, पर मैं हमेशा उन्हें अवॉइड करता हूँ। जिसे उसकी ओर जाने लगा, उतनी नाटी नहीं थी, मेरी नाक तक होगी। उसके करीब गया ताकि उसकी हिफाजत कर सकूं बुरे लोगों से। वह मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। अचानक से वो मेरी ओर मुड़ी। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर भीड़ से अलग करने लगा। उसने अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया और मुझे घूरने लगी और मुझ पर चिल्लाने लगी, तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया? उस लड़की ने कहा, दरअसल मैं। उसने मेरी बात को काटा। दरअसल क्या? आप किसी का भी हाथ पकड़ लोगे? क्या आपको सलीका नहीं आता? बेवकूफ कहीं के। उसने झाड़ लगाई। अरे मुझे समझाने तो दो प्लीज, मैंने कहा। ठीक है कहो, उसने कहा। दरअसल मुझे गलतफहमी हुई थी, मुझे लगा था तुम कोई और हो। मुझे माफ करना, मैं बोला। कोई बात नहीं, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, उसने कहा। और उसकी जरूरत नहीं है, मैंने कहा। तब तक मेरा फोन बजा। कौन बेवकूफ गलत समय पर फोन किया? मैंने अपनी कोट की पॉकेट से फोन निकाला। मेरा एक दोस्त रेहान शेख था। मैंने फोन काट दिया। मैंने उसे देखा पर वह कहीं नजर नहीं आई। गार्ड से पूछा तो गार्ड ने कहा वह चली गई। दोबारा से उसका फोन आया। अब मैंने जवाब दिया, मेरी क्रिसमस बंदर। उधर से आवाज आई, तुमने मुझे अभी फोन करने की हिम्मत कैसे की? मैंने कहा, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? अभी बस रात के 10-15 ही हो रहे हैं। से बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे डेट के बीच में मैंने फोन किया। मैं कार में बैठ गया और गार्ड से कहा कि आगे बढ़े। तुम्हें पता रहना चाहिए यह डेट से भी ज्यादा जरूरी था। तुमने सब खराब कर दिया गलत समय पर फोन करके। क्या जरूरत थी? कल तुमने भोर को 3:30 बजे फोन किया था। क्या सच में तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं गुस्से से कहा, बंदर सुनो, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था उधर 3:30 बज रहे होंगे। तुम्हें पता है मैं दूसरे देश में हूँ। कल मैं तुम्हारी नींद खराब किया इसलिए तुम गुस्सा थे। अभी क्या कर रहे थे? बहुत महत्वपूर्ण कुछ था, डेट से भी ज्यादा। तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है? तुम्हारे साथ नहीं हूँ। वह कौन है? मुझे उसका नाम बताओ। यह मत कहना कि तुम अभी उसे किस कर रहे थे। वह बड़बड़ा रहा था। अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला। मैंने कहा, अच्छा, 1 हफ्ते के लिए बाहर आया था। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से सब कुछ छुपा रहे हो किसी लड़की की वजह से। उसने कहा, देखो पहले तुम वापस आओ, फिर मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। मैंने कहा, कल आऊंगा, मेरी फ्लाइट है। इतना कहा मैंने फोन काट दिया। इतना बोलता है, इसे अपना दोस्त कैसे बना लिया? मैं अपने पेंट हाउस में आ गया। नहाकर मैं बालकनी में बैठकर फाइल देख रहा था और उसमें उस लड़की की सारी जानकारी थी। 1 घंटे के अंदर उसे मिला था। और अब मेरी पावर देखो, मेरे पास सारी जानकारी है क्योंकि मैं फैजल खान हूँ। इतनी खूबसूरत नाम है इसका, जोया। इसके बारे में सब था। 17 साल की है, 3 महीने के अंदर 18 की हो जाएगी। और मैं 23 साल का हूँ, बस 5 साल का गैप है, कोई बड़ी बात नहीं। अब मुझे सोचना होगा मैं उसे कैसे पाऊँ।
3 महीने बाद मैं अपने केबिन में बैठा हुआ था जब मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। आज 22 मार्च है उसका जन्मदिन और मैं यहाँ लंदन में हूँ। यहाँ पर कुछ भी हुआ था, हमारी कंपनी में कुछ बड़ी चोरी हुई, डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए गए थे। हम पहले यहीं पर रहते थे पर मेरे मम्मी पापा के मौत के बाद मैं यूएस चला गया रेहान के परिवार के साथ। मैं रेहान से मिला, लॉयर हमारा इंतजार कर रहे थे डैड की वसीयत के बारे में। देखो दोस्त, हम उम्मीद नहीं खो सकते, कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे तुम्हारी बड़ी हवेली और कंपनी को वापस पाने के लिए। रेहान ने कहा, मुझे कंपनी की परवाह नहीं है, मेरे पास अमेरिका में इससे बड़ी कंपनी है, ऐसे 1000 कंपनी में खरीद सकता हूँ, इतने पैसे मेरे पास है। बस मैं यह बंगला नहीं खो सकता, मेरे मम्मी पापा की याद है, मैं उसे कैसे खो सकता हूँ। मैंने कहा, वही करो जो तुम्हारा लॉयर कह रहा है। वह बोला, कैसे? कुछ महीने में शादी कर सकता हूँ। मैं उससे पूछा, तुमने शादी नहीं की तो तुम सब कुछ खो बैठोगे, कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हम अपने ख्याल में खोए हुए थे, अचानक से मेरे दिमाग में किसी का नाम आया। हमने साथ में कहा, जोया। कहानी जोया की जुबानी। मेरे अपार्टमेंट की बेल बजी, मैं दरवाजा खोली। तुम कौन हो? मेरा नाम रेहान शेख है, उसने कहा। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, उसने कहा। हाँ बताओ, मैंने कहा। क्या मैं अंदर आ जाऊं? उसने अनुमति ली। नहीं, मैं अपने घर में अपरिचित लोगों को आने नहीं देती, मैंने जवाब दिया। देखो, मैं एक बहुत ही बड़ी नामी बिजनेस टाइकून हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। ठीक है, अंदर आ जाओ। रेहान अपने गार्ड के साथ अंदर आया, मेरे अपार्टमेंट को देख रहा था। मैंने कहा, तुम बड़े बिजनेस टाइकून हो, इसका मतलब यह है कि तुम मेरे अपार्टमेंट को यहाँ खरीदने नहीं आए। तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो? मैं धैर्य खोते हुए पूछी। तुम्हारी मदद चाहिए, उसने जवाब दिया। कैसी मदद? मैं आश्चर्य से पूछी। मेरा एक दोस्त तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है, उसने कहा। और मैं चौंक उठी। क्या कह रहे हो मिस्टर रेहान? मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? उसने पूछा। मैंने झट से ना कहा। सुनहरा मौका खो रही हो, तुम्हें नहीं पता वो कौन है? वह फैजल खान है, उसने कहा। देखो, मैं किसी फैजल खान को नहीं जानती, मैंने कहा। क्या तुम्हें वह गिफ्ट पसंद नहीं आया? उसने पूछा। क्या तुम उस नेकलेस के बारे में बात कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ। 1 मिनट, मैं बॉक्स लेकर आई, तुम्हारा नेकलेस तुम ले जा सकते हो, मैंने कहा। और वह शैतानी हंसी हंसने लगा। पता भी है इस नेकलेस की कीमत क्या है? तुम्हारे इस अपार्टमेंट से 10 गुना ज्यादा, उसने अपने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। तुम्हें पता है क्या तुम कितने पैसे कमाते हो? मुझे जानने की जरूरत नहीं है, और न तुम्हारे दोस्त के बारे में। नेकलेस उठाओ, अपने दोस्त के पास वापस जाओ, अभी निकल जाओ। वे नेकलेस लेकर चले गए और मैं गुस्से से दरवाजा बंद किया। अगले दिन मैं कॉफी बना रही थी, तभी मेरे भाई का फोन आया। कहा, मम्मी का हार्ट अटैक आया है और वह अस्पताल में एडमिट है। उसके बिल पे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं और उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। पापा रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वह कैसे पैसे देंगे? मैं भी यहाँ स्कॉलरशिप पर आई हूँ, अब क्या होगा? डिंग डोंग, दरवाजे की बेल बजी। मैं दरवाजा खोला, एक आदमी सामने खड़ा था। क्या लगा मैंने उसे कहीं देखा है। हे, उसने कहा, तुम कौन हो? क्या हम पहले कभी मिले हैं? मैं उससे पूछी। हाँ, हम मिले हैं, क्रिसमस की रात सड़क पर, याद आया तुम्हें? वह कहते हुए अंदर आया। हाँ हाँ, मुझे अब याद आया। तो मैं पूछी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और कुछ दिक्कत? उसके बात को काटा। तुम इत्तेफाक से फजल खान हो? मैंने पूछा। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? उसने पूछा। तुम्हारा दोस्त रेहान यहाँ पर आया था, कुछ कहा था, मैंने कहा। तो तुम्हारा जवाब क्या है? उसने पूछा। मेरा जवाब ना है, मैं बोली। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? अमेरिकन बिलीनियर हूँ, मोस्ट एलिजिबल बैचलर, और तुम मुझे नकार रही हो, उसने कहा। हाँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैंने जवाब दिया। एक बार फिर से सोचो जोया, वह बोला। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम चला? मैं पूछी। मेरा अपना तरीका है, उसने कहा। यह बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, प्रॉपर्टी, नाम या पैसा? तुम्हारे पास सोचने के लिए 6 घंटे हैं। मैं शाम को 5 बजे आऊँगा और मुझे तुम्हारा जवाब हाँ में चाहिए, और अपना चॉइस तैयार रखना, मेरे पास और भी काम है। कहकर वह चला गया। क्या करूँ, किसे चुनूं, अपनी माँ को या खुद को? क्या मैं खुद को इस अमीर आदमी को बेच दूं? मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे अपनी माँ को बचाना है, अपने परिवार की मदद करनी है। शाम 5 बजे। तो तुम्हारा जवाब क्या है? उसने पूछा। मुझे पैसे चाहिए। जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। मैं एक मामूली जिंदगी जीती थी और आज कागजात में दस्तखत करो और अपने पैसे ले लो, उसने कहा। यह सब क्या है फैजल? मैं पूछी। शादी के कागजात हैं, उसने जवाब दिया। कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को हाँ कर दूंगी? मैं पूछी। मैं तुम जैसी लड़कियों को जानता हूँ, लालची गोल्ड डिगर,
उसने नफरत के साथ कहा। और मुझे कितना मिलेगा? मैं पूछी। $1 मिलियन इन कागजात में दस्तखत करने के बाद, और जो भी तुम चाहो। मेरी कीमत $1 मिलियन है। मुझे इन पैसों में आज खुद को बेचना है। मैं उन कागजात में दस्तखत कर दिए और मेरा हाथ पकड़कर वह खींचकर मुझे बाहर निकाला। तुम क्या कर रहे हो? मैं पूछी। तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, उसने जवाब दिया। मुझे रोल्स रॉयस में बैठाया। उसके पीछे 3 और कार थे। ड्राइवर ने कार शुरू किया। मेरी जिंदगी का एक नया पन्ना खुल गया था। 40 मिनट के बाद गाड़ी रुकी और बहुत ऊंचे बिल्डिंग के सामने वह निकला और फिर से मेरा हाथ पकड़ा। एलिवेटर के पास जाने लगे। एक आदमी था, शायद उसका बॉडीगार्ड होगा, जिसने मेरे बैग को पकड़ा हुआ था। हम 45वें माले पर पहुंचे। बहुत बड़ा सा पेंट हाउस था, काले, सफेद और भूरे रंग का, बहुत बड़ा और खूबसूरत था। मुझे ऊपर लेकर आया। आदमी ने मेरे बैग मेरे कमरे में रख दिया और चला गया। कमरा बिल्कुल सफेद था और शीशे की खिड़की। यह तुम्हारा कमरा है, जो चाहे कर सकती हो। पेंट हाउस छोड़कर जाने की हिम्मत मत करना। क्या मेरी बात समझ आई? उसने गुस्से से कहा। हाँ, मैंने कहा, और वह जाने लगा। को मैं कही और वो मुड़ गया। तुमने शादी क्यों की? मैंने पूछा। तुम्हारे मतलब का कुछ भी नहीं है, उसने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा और दरवाजा जोर से बंद करते हुए चला गया। अगर मेरे मतलब का नहीं है तो किसका है? घमंडी इंसान। कहानी रेहान की जुबानी। हे बंदर, मैंने कहा जब मैंने फोन उठाया। हे बडी, क्या तुम मेरे पेंट हाउस में आ सकते हो? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, फैजल कहा। थोड़ी देर के अंदर मैं उसके पेंट हाउस में था। मुझे क्या दिखाना चाहते थे? मैंने पूछा। मुझे जो चाहिए था मिल गया है, उसने कहा। फैजल, तुम्हारे कहने का मतलब? मैंने पूछा। हाँ, सही समझ रहे हो, उसने कहा। वह कहाँ है? मैं पूछा और उसने ऊपर का इशारा किया। जोया मान कैसे गई? कल मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। फैजल ने उसके साथ जबरदस्ती की या कुछ और? मैं पैसे ट्रांसफर कर दिया है। जाओ उसे निकालो, अगर कुछ हो तो मुझे बताना। ठीक है, अपना ध्यान रखना। मैंने सुना जोया फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। हेलो, हे तुम मिस्टर रेहान शेख हो ना? वह पूछी। तो तुमने मुझे याद रखा? मैं पूछा। हम कल ही तो मिले हैं। मेरी कोई मेमोरी लॉस की बीमारी नहीं है, मुझे तुम याद हो, उसने कहा। मैं खुश हुआ। मैंने कहा, मैं रेहान शेख हूँ, 25 साल का, CEO आरके इंडस्ट्रीज का, और फैजल मेरा इकलौता बेस्ट फ्रेंड है। हमने हाथ मिलाया और वह हंसने लगी। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर रेहान शेख। मैं जोया अब्बास हूँ, 18 साल की एक स्टूडेंट। मेरी नकल उतारने की कोशिश की। वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैंने कहा। उसने कहा, पूछो ना। तुम मेरी छोटी बहन बनोगी? मैंने पूछा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम मुझे भाई बुला सकती हो? मैंने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कहानी जोया की जुबानी। भाई मुझे घर दिखा रहा था, बहुत बड़ा और खूबसूरत है। किचन था, अंदर स्विमिंग पूल था और पूरे शहर को देखा जा सकता था। नौकर चाकर को उसने कहा कि मैं फैजल की पत्नी हूँ और जल्दी किचन में मेरे और भाई के बीच में हंसी मजाक चलते चलते हम चीज एक दूसरे पर फेंकने लगे। उसने मुझ पर पानी फेंका और मैं उसके ऊपर पानी फेंका, पर वह गीला नहीं था। फिर पानी कहाँ गया? कहानी फैजल की जुबानी। मैं अपने कमरे में काम कर रहा था। बाहर से शोर की आवाज आई। देखा तो वह लड़की, मेरे दोस्त आपस में झगड़ा कर रहे थे। क्यों झगड़ा कर रहे हैं बच्चों की तरह? ऐसे ही मैं किचन के अंदर घुसा। वह मेरे ऊपर पानी गिरा दी। मैं गुस्से से उसे देखने लगा। जग उसके हाथ से गिर गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यह सब क्या है? मैं गुस्से से कहा और रेहान हंसना शुरू कर दिया। मुझे देखकर मत हंसो, मैंने कहा, पर उसने हंसना जारी रखा। मैं जग लिया और उससे रेहान के ऊपर पानी फेंका और जोया रेहान के ऊपर मैदा फेंकी। रेहान ने कहा, चलो अब बदला पूरा हो गया, और मैंने उसके ऊपर अंडा मारा। अब बदला पूरा हुआ, मैंने कहा। जोया के मुंह से निकला पैनकेक। हाँ, सही पकड़ी, मैंने कहा, और हम दोनों उसे देखकर हंसने लगे। वह गुस्सा हो गया। नौकर चाकर भी हंस रहे थे और मैं जोया को हाई फाइव दिया जब हम हंस रहे थे। दोनों मुझे बुली कर रहे हो, मैंने क्या गलत किया? रेहान ने कहा। जोया ने कहा, तुमने मुझ पर पानी फेंका था। मैंने कहा, रेहान तुम मुझे देखकर हंस रहे थे। रेहान का फोन बजा और वह वहाँ से निकल गया। मैंने जोया को देखा, वह बहुत क्यूट लग रही थी जब हंस रही थी। मैं वहाँ से निकल गया और अपने कपड़े बदल लिए। नीचे आया, कुछ सुनाई पड़ा। आपको यह करने की जरूरत नहीं है। यूँ नहीं, जोया कही। अब यह लड़की क्या कर रही है? मैं किचन के पास गया और जो देखा, मैं सदमे में था। नौकरानी से बात कर रही थी कि किचन को वह साफ करना चाहती है। नौकरानी से वह बिल्कुल मेरी कॉपी करके बात कर रही थी और मैं मुस्कुराने लगा। दुनिया का 8वां अजूबा
फैजल खान मुस्कुरा रहा है। देखा तो मेरा दोस्त था। मैं बैल्कनी में आ गया और वह मेरे पीछे पीछे। देखो कहकर उसने मुझे एक वीडियो दिखाया। यह मेरे और जोया का वीडियो था जब हम हंस रहे थे और एक दूसरे को हाई फाइव दे रहे थे। तुमने यह रिकॉर्ड कर लिया? मैंने पूछा। हाँ, मैं कैसे मिस कर सकता था, पहली बार तुम्हें हंसते हुए देखा उस घटना के बाद, उसने कहा और मेरी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। तुम्हें नहीं लगता जोया भी ठीक उसी की तरह दिखती है? रेहान ने कहा। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा। हाँ, मेरा मतलब वही है। 2 घंटे हुए हैं वो यहाँ पर आई है और देखो पेंट हाउस बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। और तुम? उसने कहा। मैंने काटा। अपना मुंह बंद रखो, ये एक शब्द मुंह से और मत निकालना। उसके जैसे कोई भी नहीं है और यह चीप लड़की जोया तो बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। मैंने कहा। घर से बाहर चला गया। वह कैसे इतनी चीप लड़की को उसके साथ तुलना कर सकता है? कहानी जोया की जुबानी। मैं किचन से बाहर आई, सुना फैजल मुझे चीप लड़की कह रहा है और गुस्से से घर से बाहर चला गया। हाँ, वह मुझे ऐसा ही कह सकता है क्योंकि मैंने पैसे के लिए उससे शादी की है। मैं भाई के पास गई, देखा वह आसमान को देख रहा था, उदास था और रो रहा था। भाई और फैजल की लड़ाई मेरे वजह से हुई, इसी वजह से उदास है। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मैं पूछी। कुछ नहीं, वह कहा मेरी तरफ बिना देखे। मैं किसी को मिस कर रहा हूँ। मैंने पूछा किसे? तुम्हारी तरह एक अप्सरा को। मुझे देखकर कहा और मुस्कुराया। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं पूछी। कुछ नहीं, चलो अब डिनर करते हैं, उसने कहा। डिनर के बाद भाई चला गया। मैं अपने कमरे में आकर अपनी सारी चीजों को ठीक से रखा और 1 बजे तक पढ़ाई की। फिर मुझे बहुत प्यास लगी थी तो मैं किचन में पानी की बोतल लेने आई। अभी दरवाजे से आवाज आई। मैं देखने आई तो फैजल सामने खड़ा था, सीढ़ियों की ओर जा रहा था। ठीक से चल नहीं पा रहा था, वो गिरने ही वाला था कि मैं उसे पकड़ लिया और मुझे शराब की बदबू आई। तुमने पी रखी है? मैंने पूछा। तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं, मुझे छोड़ो, उसने कहा। पर तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो, मैंने कहा मुझे छोड़ो। वह मेरे ऊपर चिल्लाया और मैंने उसे छोड़ दिया। वह मेरे बाजू को बहुत कसकर पकड़ा था और दांत दबाकर बात कर रहा था और मुझे दोबारा अपने गंदे हाथों से छूने की हिम्मत मत करना। उसने मुझे बहुत ही बेरुखी से धक्का दिया और चला गया। गंदे हाथ, मैं हमेशा याद रखूंगी, मैंने सोचा। मैं अपने कमरे में आ गई और सो गई। अगले दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हुई, अपना बैग लिया और नीचे आई। ब्रेकफास्ट करके मैं निकल गई। शाम तक मैं वापस आई थी, जैसे ही हमेशा करती हूँ। मैंने उसे आज नहीं देखा था, मुझसे पहले चला गया था और कल रात की तरह देर से आएगा। मैं सोचने लगी, क्या वह रोज शराब पीता है? मुझे शराबी बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता जिसका नाम फैजल खान है। मुझे नहीं पता वह मेरे बारे में कितना जानता है। ये आदमी बहुत ही अजीब और घमंडी है। मुझे नहीं पता कब मैं 45वें माले तक पहुंच गई, पर मुझे इसका पासवर्ड नहीं मालूम। न ही मेरे पास अपने भाई का नंबर है, न ही इस घमंडी का। अब मैं क्या करूं? जोया जल्दी से सोचो। मैं डोर बेल बजाई। मैं बेवकूफ हूँ, नौकर तो होंगे ही, वह दरवाजा खोल देंगे। पर दरवाजा जब खुला मुझे हैरत का झटका लगा। वह घमंडी था जो गुस्से से मुझे घूर रहा था। अब मैंने क्या गलत किया है? मैंने उससे कहा। उसने मेरे हाथ को बहुत मजबूती से पकड़ा और मुझे दर्द होने लगा। मुझे अंदर खींच लिया। मेरे हाथ छोड़ो, मुझे दुख रहा है। उसने रूखे अंदाज से मुझे छोड़ा, जिससे मैं लड़खड़ा गई। मैं किसी तरीके से खुद को रोकी कि मैं गिर न जाऊं। मैंने तुमसे कहा था यह पेंट हाउस छोड़कर नहीं जा सकती मेरी अनुमति के बिना, तो फिर तुम क्यों गई? बताओ मुझे। वह मुझ पर चिल्ला रहा था, बहुत ही डरावना लग रहा था। लेकिन मेरा इतना कही, तुम्हारा क्या? तुम्हें मेरे घर पर ही रहना पड़ेगा। जो करना है यहीं पर करो और मेरे नियम को तोड़ने की हिम्मत मत करना, वरना इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा, उसने कहा। मैं बस अपने कॉलेज गई थी। मैंने कहा, तुम्हारा कॉलेज भाड़ में जाए, उसकी परवाह नहीं है। तुम कहीं नहीं जाओगी और यह मेरे हुक्म की तामील करोगी, समझ गई? इतनी जोर से चीखा, मैं बिल्कुल बिदक उठी। मुझे खुद को बचाना था। देखो, तुम कोई डिक्टेटर नहीं हो जो मुझ पर हुक्म चलाओगे। मेरी अपनी जिंदगी है और मैं चुन सकती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। अपना हुक्म मुझ पर नहीं चला सकते, मैंने जवाब दिया। वाह, तो तुम्हें उल्टा जवाब देना भी आता है। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। वह मेरे करीब आया और मैं पीछे हटी, पर वह मेरे करीब आता गया और मैं पीछे हटती गई और सीधे दीवार से टकराई। अपने हाथों को दीवार पर रखा और मुझे फंसा लिया। अपने चेहरे को मेरे बेहद करीब लेकर आया और गहरी आवाज में कहा, पता है तुम कौन हो? तुम मेरी हो। कल तुमने खुद ही यह बात मुझसे कही है। अब चूंकि तुम मेरी हो, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा और मेरी बात अमान्य करने की हिम्मत मत करना। क्या मेरी बात समझ में आई? वह जोर से चिल्लाया
और मैंने अपना सर हिलाई। अब अपनी आंखें बंद कर ली। वह कुछ देर करीब खड़ा रहा, फिर दूर हो गया। आंखें खोली तो वह ऊपर जा रहा था और मैंने राहत की सांस छोड़ी। सच में खतरनाक है। मेरा दिल किसी घोड़े की तरह दौड़ रहा था, शांत नहीं हो पा रहा था। रात को 8:30 बजे मुझे भूख लगी थी तो मैं नीचे आ गई। वह डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। वाह, उसे याद नहीं कि यहाँ एक और इंसान रहता है जिसे खाने की जरूरत है। घटिया आदमी, इससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। घमंडी इंसान है, दुनिया का सबसे खराब आदमी है जिसको कोई तमीज नहीं है और सबसे डरावना है। एक बेवकूफ है, बहुत ज्यादा रूखा है। क्या हुआ, कोसने के लिए और शब्द नहीं मिल पा रहे। वह खाता हुआ कहा, क्या मैं इतनी जोर से कह रही थी? मैं सोची, हाँ तुम जोर से कह रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं कोस रही थी। मैंने कहा, अपना सर मेरी ओर घुमाया और नखड़े की मुस्कान दी। क्या सच में? तुम बस कल्पना कर रहे हो। मैं तुम्हें घमंडी नहीं कहा और खासकर डरावना नहीं। वह अजीब तरीके से मुझे देखने लगा। तो मैं घमंडी और खतरनाक हूँ? उसका चेहरा मैंने देखा जब डाइनिंग टेबल पर बैठी। एक नंबर का बेवकूफ है। मैं हंसने लगी उसे देखकर। हंसना बंद करो, वह चिल्लाया। नहीं करूंगी तो क्या? मैं बोली, तो मैं तुम्हारा मुंह अपने होठों से बंद कर दूंगा। क्या यही चाहती हो? वह कहा जब मेरे करीब आने लगा और मैं एकदम चुप हो गई। क्या हो गया? वह नखड़े की मुस्कान के साथ पूछा। यह बिल्कुल भी जायज नहीं है। मैंने कहा, सच में? तो दूसरों पर हंसना जायज है? उसने पूछा। मैं उसे घूर रही थी। उसने कहा, पहले अपना खाना खाओ। खुद को रोक नहीं सकी। और उसके बाद? मैंने पूछा। उसके बाद एक अच्छी बच्ची की तरह सोने के लिए जाओ। कल सुबह तुम्हें कॉलेज जाना है। इतना कहते हुए वह अपने प्लेट उठाया और जाने लगा कि मैं चिल्लाई, रुको। अब क्या हुआ? उसने पूछा। क्या तुम मुझे कॉलेज जाने की इजाजत दे रहे हो? मैं पूछी। अगर नहीं देता तो क्या तुम मेरी बात सुनती? उसने पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी आंखें घुमाने लगी। हे सुनो, अपनी आंखें मुझे देखकर मत घुमाओ। उसने कहा, तुम्हारी दिक्कत क्या है? चलो छोड़ो, थैंक यू मुझे इजाजत देने के लिए, डिक्टेटर। मैंने कहा। वह सांस छोड़ा। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अगले दिन मैं सुबह उठी। फैजल कहाँ है? मैंने नौकरों से पूछा। मैडम, सर जल्दी निकल गए हैं। क्या उसने ब्रेकफास्ट किया? मैं पूछी। नहीं मैडम, सर बहुत जल्दबाजी में थे तो उन्होंने नहीं किया। कोई अपने पति के बारे में बहुत फिक्र कर रहा है। एक आवाज आई। नहीं फैजल नहीं, मेरा भाई रेहान। वह आया और मेरे बगल में बैठ गया। भाई, मैं उसे इंसानियत के तौर पर ढूंढ रही हूँ। मैं एक इंसान हूँ जो दूसरे इंसान की परवाह करती हूँ, उस घमंडी की तरह नहीं। मैंने जवाब दिया। घमंडी? उसने पूछा। हाँ, आपका दोस्त फैजल खान, CEO। मैंने कहा। उसने कहा, हाँ मुझे लग ही रहा था कुछ गलत है। कल उसने कहा कि मैं उसकी इजाजत के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती और मुझे डिनर करने के लिए भी नहीं बुलाया। बिल्कुल सलीका नहीं आता। मैं शिकायत की। तुम बता सकते हो वह कहाँ है? मैंने पूछा। क्यों, उसे मिस कर रही हो? उसने पूछा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल उसने मुझे कॉलेज जाने की इजाजत दी, पर उसकी एक शर्त है। मैंने कहा, कैसी शर्त? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, कहा था सुबह बताएगा और अभी कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा, वह लंदन में एक मीटिंग के लिए गया है। रेहान ने जवाब दिया। कहानी रेहान की जुबानी। जोया के कॉलेज के गेट के सामने थे। हम पहुंच गए। जब छुट्टी हो बता देना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हारे पास मेरा नंबर है? मैं जोया से पूछा। एक लड़का अपनी कार से कुछ बैग निकाल रहा था। हे एडम, क्या तुम जल्दी से आकर मेरी मदद कर सकती हो? उस लड़के ने कहा। हाँ मैं आती हूँ। जोया अपना फोन अनलॉक करके मुझे दी। भाई, अपना नंबर इसमें सेव कर दो, मैं उसकी मदद करके आती हूँ। और वह उस लड़के के पास चली गई। मेरे पास मौका था उस नंबर को चेक करने का जिसके साथ जोया एक बार बात कर रही थी। मैंने अपने फोन में वह नंबर नोट करके सेव कर लिया। वह आई तो उसका फोन मैंने वापस कर दिया। मैं अपने काम में निकल पड़ा। यह नंबर ट्रेस कराना होगा। मैंने अपने हैकर को कॉल करके वह नंबर दे दिया। शाम तक मुझे पता लग गया था उसके पापा का नंबर था। फैजल के बैंक अकाउंट में उसे पैसे मिले। उसने अपने पापा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। पर क्यों? मुझे लगता है उसके परिवार के साथ कुछ गलत है। मुझे पता लगाना होगा। एक बार फैजल वापस आ जाए, मैं खुद जाऊंगा और पता लगाऊंगा। तब तक मुझे जोया का ख्याल रखना होगा। वह फैजल की संपत्ति है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह पैसों के लिए मेरे दोस्त से शादी की है। इससे फैजल के सोच पर फर्क पड़ा है।
वह उन लोगों से नफरत करता है जो मनी माइंडेड होते हैं। कुछ निर्णय से पहले मुझे सब कुछ निकालना होगा। हादसे के बाद से ही यह फैजल बहुत रूखा और ठंडा हो गया है, जल्दी गुस्से में आ जाता है और अपना आपा खो देता है। मैं चाहता हूँ कोई आकर उन दीवारों को तोड़े जो उसने अपने दिल के आसपास बना रखे हैं और उसे बताए कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं नहीं चाहता वो जोया को चोट पहुंचाए अपनी अतीत की वजह से उसकी जिंदगी की वह अप्सरा हो। कहानी जोया की जुबानी। 4 दिन के अंदर भाई किसी मीटिंग के लिए चला गया, कुछ दिनों बाद आएगा। मुझे उसके साथ अच्छा लगता है। अजीब जीब घर पर वापस आ गया है। कल आया था, मुझसे एक बार भी बात नहीं किया। हम दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे और वह अपने फोन में कुछ देख रहा था। खाना खाने के बाद मैं उठ गई और जाने लगी। रुको, क्या मैं उसकी आवाज की कल्पना की? मैं चलना जारी रखा। क्या तुम बहरी हो? मैंने कहा रुको। मुड़कर देखी और उससे पूछा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? क्या यहाँ पर तुम किसी और को देख सकती हो? फैजल ने ताना मारा। नहीं, जब आए हो तब से मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा, इसलिए मुझे लगा मैं तुम्हारी आवाज की कल्पना कर रही हूँ। मैंने जवाब दिया, बकवास बंद करो और सीधे पॉइंट में आओ। फैजल ने कहा, यह बहुत ही रूखा था। मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं तुम्हारी लिस्ट में अच्छा नहीं बनना चाहता। मुझे तुम्हारे जज्बात की परवाह नहीं है। वह बोला, यह सब बंद करो और सीधे पॉइंट में आओ। मैं अपनी आंखें घुमाकर उसे जवाब दी। दरवाजे पर कोई मुंह दबाकर हंसा। वही आदमी था जो मेरा बैग उठाकर लाया था। फैजल उसे घूरने लगा और वह एकदम से चुप हो गया। फिर मुझे घूरने लगा। मैं तुमसे कहा है मुझ पर आंखें मत घुमाओ। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। अपना यह एटीट्यूड किसी और को जाकर दिखाओ। मैं जा रही हूँ। वह खड़ा हो गया और मेरे बाजू को पकड़ लिया। मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? तुम मुझे यह एक एटीट्यूड दिखाती हो। वह दांत दबाकर कहा, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे मुंह से फूल झड़ता हो। मैं बोली, मैडम सर। एक आवाज आई। हम दोनों ने साथ में कहा, हाँ हमें देर हो रही है, 9 बज गए हैं। उस शख्स ने कहा, क्या? मेरा क्लास 9:30 बजे से शुरू होने जा रहा है। मैं देर हो जाऊंगी। मैं कही, तुम जैक के साथ जाओगी। फैजल ने कहा, और यह जैक कौन है? मैं पूछी। मैडम मैं जैक हूँ। उस आदमी ने कहा, इसके साथ क्यों जाऊं? मैंने पूछा, क्योंकि यह तुम्हारा गार्ड है। मुझे नहीं चाहिए। मैंने विरोध किया। यह मेरा हुक्म है। वह कहा, ठीक है। मैंने कहा। उसे घूरने लगी। अब कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही। फैजल ने कहा, अगर तुम मेरा हाथ छोड़ोगे तभी मैं जा पाऊंगी। मैंने कहा, और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। फैजल खान, तुम बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं कही, हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। वह मेरे करीब आने लगा और मैं वहाँ से भाग गई। गाड़ी में थी। जैक ने बताया, मैडम आप पहले हो, सर से ऐसे हाजिर जवाबी करते हो और उनका मुंह बंद करवा देती हो। मैंने पूछा, क्या यह ऑफिस में भी ऐसा है? हाँ मैडम, सब उन्हें डेविल बॉस कहते हैं, मुझे जैक ने कहा और मैं हंसने लगी। मैं और जैक रोज कॉलेज में आना जाना करने लगे। हम अच्छे दोस्त बन गए। अच्छा इंसान है, फैजल की केयर करता है। वह फैजल की फैमिली के अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ था। फैजल उसके लिए देवता समान है और उसकी इज्जत करता है। मैं और फैजल रोज सुबह साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और डिनर भी। वह अपने फोन में लगा रहता है। जब वह कार चला रहा था, मैंने पूछा, तुम हमेशा इतने चुप चुप क्यों रहते हो? मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। फैजल ने जवाब दिया, झूठ मत कहो, मैंने देखा है तुम कितने भाई और जैक के साथ बात करते हो। मैं वापस से पूछी, हाँ मैं उन्हीं लोगों से बात करता हूँ जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बेकार के और लालची लोगों से नहीं। वह बहुत घृणा के साथ वह शब्द कहे और मुझे घूरने लगा। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि वह मुझसे नफरत करता है। बातें करना तो बहुत दूर की बात है, वह मुझे देखता तक नहीं है। इसी वजह से डाइनिंग टेबल में हमेशा अपने फोन को देखता है। खैर कोई बात नहीं, मैं मर नहीं जाऊंगी अगर वह मुझसे बात नहीं किया तो। घमंडी इंसान कहीं का। वह कार को मेरे कॉलेज के सामने रोका। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम मुझे टाइम मैसेज कर देना। उसने कहा, ठीक है। कहते हुए मैं उतर गई और दरवाजा बंद किया। हे एडम्स, हे। एडम्स आया और मुझे हक कर लिया। तुम कैसी हो प्रिंसेस? वह पूछा। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा गुस्सा हूँ, मैं उससे दूर होकर कही और वह मुझे चिंता के साथ देखने लगा। मेरे चेहरे पर अपने हाथ रखा। क्या हुआ प्रिंसेस? क्या उस आदमी ने तुमसे कुछ कहा? और मैंने अपना सर हिलाया। मेरे दोस्तों में सिर्फ यही जानता था कि मेरी शादी हो गई है। एडम्स मुझे अपने बहन की तरह प्यार करता है। वह इस कॉलेज का सीनियर है और बहुत ही पॉपुलर है, फुटबॉल टीम का कैप्टन। तुम आज उसके साथ आई हो? उसने पूछा।
पूछा। जैक छुट्टी में है और भाई भी मीटिंग के लिए बाहर गया है, इसलिए मुझे इसके साथ आना पड़ा, जो मुझे इतना गुस्सा दिलाता है। अनदेखा करो, चलो हम देर हो जाएंगे। हम क्लास के अंदर चले गए। शाम को जब मुझे लेने आया वो बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। उसे देख नहीं रही थी, नहीं तो मुझ पर गुस्सा निकालेगा। कार रुक गई, वह उतरा और लिफ्ट की ओर जाने लगा और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। लिफ्ट के अंदर बस हम दोनों ही थे और वह बहुत डरावना लग रहा था। उसकी नीली आंखें अब लाल थी, बाल उलझे हुए थे, अपनी मुट्ठियों को भींच रखा था। ऐसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, मैं बाहर आई और पलक झपकते ही मैं खुद को दीवार के साथ चिपका हुआ पाया और वह मुझे किस करने लगा। कहानी फैजल की जुबानी। यह लड़की मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है, लेकिन उसके साथ बात करने में मजा आता है। मुझे कोई इस तरह से जवाब नहीं देता जैसे यह देती है, पर मुझे पता है यह मेरे पैसों के पीछे है, बस 18 महीने के लिए। पर मैं उसे पूरे तरीके से अनदेखा नहीं कर सकता। यह पहली लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। जितना मैं कोशिश करता हूँ उसके बारे में ना सोचूं, बस मेरे दिमाग में उसी के ख्याल आते हैं। उससे बात नहीं करता क्योंकि मैं खुद को चोट पहुँचाना नहीं चाहता। जब वह मुझे छोड़कर चली जाएगी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उससे अटैच ना हो जाऊं। आखिर मैं अकेला रह जाऊंगा। मैंने जैक को लंदन किसी काम के लिए भेजा है, रेहान भी बाहर है, इसलिए मैंने सोचा मैं इसे कॉलेज खुद ड्रॉप करूंगा। उन दोनों के अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। यह मेरी बीवी है और मेरे शत्रु उसके बारे में पता लग जाएगा तो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार में वह पूछी थी कि मैं चुप क्यों रहता हूँ। उसकी वजह पता है, मैं क्यों बदल गया। उससे बात करना चाहता हूँ पर नहीं कर सकता। कई बार मतलबी चीज उसे कहता हूँ, उसने मुझे जवाब नहीं दिया। उसे देख रहा था, मैंने देखा एक लड़का आकर उसे हक कर लिया और वह भी वापस से हक की। लड़के ने अपने हाथ उसके गाल में रखे। कुछ समय बाद वो कैंपस के अंदर चले गए। मैं कंपनी के अंदर आया। यह कैसे हो सकता है? वह कैसे कर सकती है? उसे मुझे हक करना चाहिए। उसका चेहरा कैसे छू सकता है? इस पर सिर्फ मेरा हक है। वह मेरी है, सिर्फ मेरी। कोई दूसरा मर्द उसे नहीं छू सकता। मैं इकलौता आदमी हूँ जो उसे हक कर सकता हूँ, किस कर सकता हूँ, उसे छू सकता हूँ। मैं ऑफिस में आया पर मेरे दिमाग में उस लड़के और जोया की तस्वीर आती रही। मैं अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाया। शाम को जब जोया को लेने गया, पूरे रास्ते हम खामोश थे। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। मुझे देखकर मुझसे बात नहीं कर सकती। उस लड़के को हक किया। जब मुझसे बात नहीं कर सकती, उसे दिखाऊंगा मैं कितना पॉजिटिव हूँ। मैं कार रोका और सीधे उसे दिखे बिना एलिवेटर के अंदर जाने लगा। उसे देखूंगा तो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाऊंगा। वह मेरे पीछे पीछे दौड़ी, अपने फ्लोर में पहुंचा। दरवाजा बंद हुआ। उसे खींचकर दीवार के साथ लगाया, उसके होठों पर अपने अधिकार जमा दिए। मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से उसे चूमने लगा। अपना हाथ उसके गर्दन के पीछे रखा और दूसरा हाथ कमर पर। मुझे धक्का देने की कोशिश की पर मैंने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। मैं बहुत गहरे तरीके से उसे चूमने लगा, अपनी सारी तकलीफें उसके अंदर डालने लगा। फिर से मुझे धक्का देने की कोशिश की पर बेबी मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैंने उसे जाने दिया। जब मुझे एहसास हुआ वो सांस के लिए तड़प रही है, मैंने उसे नहीं छोड़ा। वह अभी मेरे साथ दीवार पर चिपकी हुई है, हाँफ रही है। उसके होंठ लाल हो गए थे। मैं उसे दोबारा से चूमना चाहता था। मुझे देखी और चिल्लाने लगी, यह क्या था? यह तुम्हारी सजा थी। मैंने कहा, सजा? तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो? उसने पूछा। मैं तुम्हें किस क्यों नहीं कर सकता? मैं उसे उल्टे पूछा। क्योंकि तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, उसने जवाब दिया। क्या सच में वह दूसरा आदमी तुम्हें हक कर सकता है तो मैं तुम्हें किस क्यों नहीं कर सकता? वह मुझे देख रही थी पर मैं चिल्ला रहा था, जवाब दो, क्या बात कर रहे हो? वह पूछी। चाहता हूँ तुम इस बात को दिमाग में रखो कि कोई दूसरा आदमी तुम्हें नहीं छू सकता क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैंने उसे छोड़ा और अपने कमरे में आ गया। सीधे अपने बेडरूम के अंदर पहुंचा ताकि मैं नहाकर खुद को ठंडा कर सकूं। खुद नहीं पता मैं इतना गुस्सा क्यों हो गया। आज मैंने उसे किस किया पर मुझे अफसोस नहीं है। और वह एहसास उसके नर्म होठों का, मेरे होठों पर उसका स्वाद कितनी नशीली है। एहसास उसके कमर को थामने का। यह लड़की मेरे साथ क्या कर रही है? दोस्तों, जोया ने फैजल से शादी की ताकि अपनी माँ का इलाज करवा सके। फैजल को लगता है उसने पैसे के लिए शादी की है। क्या होगा इस कहानी का अंजाम? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज प्यार में बदल पाएगा? जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।